डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और क्लास 11 का पहला चैप्टर है। सेट्स के बारे में दिया है, मतलब समुच्चय के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो सेट्स यानी समुच्चय है, इसके इंट्रोडक्शन को हम कवर करेंगे। इसमें जो कुछ टॉपिक जैसे कि मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूँ, मतलब समुच्चय का निरूपण करते हैं तो किसको किससे कहते हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सारी चीजों को हम एक बारी बारी से उनका हम डिस्कशन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप देखिए शुरू से अंत तक, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। तो मेरा जो पहला है, क्या है, इंट्रोडक्शन। समुच्चय क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो समुच्चय हमारा होता है, ए सेट वह है किसी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइंड मतलब परिभाषित करता है। समुच्चय कहने का मतलब है कोई ऐसा कलेक्शन या ऐसा ग्रुप या ऐसा समूह जिसको अच्छी तरह से हम उसको परिभाषित कर सकें, उसके कलेक्शन या समूह को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम समुच्चय बोलते हैं, उसी को हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ए सेट्स इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। समुच्चय वह होता है, समुच्चय एक ऐसा समूह होता है या ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा या ऐसे पदार्थों का कलेक्शन होता है जिसको हम अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर हम उसे अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। चलिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, ठीक है ना, का समुच्चय। तो इसको आप लिख सकते हो। कहने का मतलब जिसको परिभाषित किया जा सके, ठीक है ना, वही समुच्चय है। तो अब तक के कितने प्रधानमंत्री हैं, इसको हम बता सकते हैं कि ये मतलब जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, ठीक है ना। इस तरह से सीरियल से कौन किसके बाद कौन किसके बाद कौन, मान लीजिए आपको नहीं याद है, आप बुक से देखकर लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखा जा सकता है या बताया जा सकता है कि अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, फिर आपके क्या बोलते हैं, अरे लाल बहादुर शास्त्री हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, फिर इस तरह से आपके प्रेजेंट टाइम में आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो समूह है प्रधानमंत्रियों का भारत का, ये हमारा क्या है, इसको हम समुच्चय कह सकते हैं, ये समुच्चय है। या इसी तरह से मान लीजिए ले लिया गया भारत के, चलिए इस पे गौर कीजिएगा। हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इस पे आप गौर फरमाइएगा और देखिएगा ये समुच्चय है या नहीं है। तो कह दिया जाए भारत के 10 अच्छे डॉक्टरों का समुच्चय, अच्छे डॉक्टरों का समुच्चय, अच्छे डॉक्टरों का समुच्चय, ठीक है ना। अब आप सोचिए क्या यह समुच्चय है? क्या इसको परिभाषित किया जा सकता है? नहीं। देखिए, क्योंकि जो डॉक्टर होता है, भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें भारत एक राज्यों का संघ है। जैसा कि भारत के संविधान में लिखा है, भारत एक देश होगा जो राज्यों का संघ होगा। तो अलग अलग राज्यों में बहुत से सारे डॉक्टर हैं भाई। अब वो डॉक्टर, किसी के लिए कोई डॉक्टर अच्छा है, किसी के लिए कोई डॉक्टर अच्छा है। तो इस तरह से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि यही 10 डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं है।
ये हमारा समुच्चय है जिसको हम परिभाषित कर सके। या मान लीजिए हमने मान लीजिए ले लिया दो से अधिक, दो से अधिक तथा दो से अधिक तथा 100 से कम, 100 से कम। या ऐसे भी लिख सकते हैं दो तथा 100 के बीच, ठीक है ना, दो तथा 100 के बीच की संख्या के बीच की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक है ना। अब इसको देखना क्या ये समुच्चय है, 2 तथा 100 के बीच प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को ही धन संख्या बोलते हैं, मतलब ऐसी संख्या है जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप जानते ही हैं। अब कह रहा है 2 तथा 100 के बीच, तो हमें पता है, क्या पता है, इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कि भैया देखो 2 तथा 100 के बीच संख्या 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, इस तरह से डॉट डॉट 99 तक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय है, ये समुच्चय है, पहला वाला समुच्चय है, दूसरा वाला समुच्चय नहीं है। या मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहे मान लीजिए कोई पूछ रहे कि आपके विद्यालय के 10 अच्छे बच्चे, आपके विद्यालय के 10 अच्छे बच्चे, 10-20 जो भी हो, अच्छे बच्चों का समुच्चय है ना। अब आप देख सकते हैं किसे आप अच्छा बच्चा मानते हैं, जो गणित ज्यादा जानता है, जो हिंदी ज्यादा जानता है, जो ज्यादा खेलता है, जो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें प्रतिभाएं होती हैं, अलग, प्रत्येक बच्चों की अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कोई बच्चा खेल कूद में तेज होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश भाषा को ज्यादा जानता है, कोई बच्चा है जो हिंदी भाषा को ज्यादा प्रिय है, ज्यादा रुचिकर है, ज्यादा उसी पर ध्यान देता है। तो आप बताइए आप किसको अच्छा मान सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं ना। तो इस तरह से ये हमारा समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है, अब आप इसको समझ गए होंगे समुच्चय क्या होता है, किसी, ठीक है ना, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा समूह, ग्रुप या कलेक्शन पदार्थों का या वस्तुओं का जिसको परिभाषित किया जा सके, बताया जा, परिभाषित का मतलब जिसको बोलकर बताया जा सके या लिख कर बताया जा सके, समझाया जा सके, उसी कलेक्शन ग्रुप समूह को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब देखो जो समुच्चय है, अब समुच्चय क्या है, अब हम आ जाते हैं संख्या पर, ठीक है ना। संख्याओं के लिए हम देखते हैं जो हमारे समुच्चय के जो निरूपण है, समुच्चय का निरूपण, ठीक है ना। तो समुच्चय का निरूपण जो है, या हम ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं, ठीक है ना। समुच्चय का निरूपण जो होता है, मतलब कुछ लेटर्स हैं जिनके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, इसी तरह डॉट डॉट मीन्स इसी तरह से और आगे तक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, अनंत तक होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यन से, किससे व्यक्त करते हैं, यन से, और इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आ गई बात। दूसरा नंबर है, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है ना। तो पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से व्यक्त करते हैं। अब देखिए पूर्णांक हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धन पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऋण पूर्णांक। तो कहने का मतलब है जो हमारा पॉजिटिव, ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए -7 -8, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ से डॉट डॉट करते हैं, -4, ठीक, -4 -5 -4, फिर -3, फिर उसके बाद में -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट डॉट। तो ये हमारा हो गया
इसको हम बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। क्योंकि पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। फिर हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर फॉर रियल नंबर, और रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम आर से व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए जेड प्लस लिखा है, तो जेड प्लस मीन्स यही हुआ क्या? धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें सिर्फ धन पूर्णांक होंगे। पूर्णांक देखिए ध्यान दीजिए, पूर्णांक मीन्स पूरा अंक, पूर्ण प्लस अंक। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। इसी तरह से हमारा है इसी तरह से हमारा मान लीजिए क्यू दिया है, तो क्यू को हम डिनोट करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उससे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है ना? इस तरह से 7/2 हो गया। ठीक, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को क्यू से व्यक्त करते हैं। तो इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम माइनस लगा दिए इस तरह से, ठीक है ना? यहाँ प्लस हो गया, 3/5 हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब अगर धन परिमेय संख्या है तो यहाँ प्लस क्यू लगा देंगे, ठीक है ना? इसके बाद में हमारा आता है इवन नंबर, सम संख्याओं का समुच्चय। कैसे इसको हम व्यक्त करते हैं? ई से। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 4 6 8, तो ये हमारा क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सब सम संख्याएं क्या होती है जिसमें लास्ट 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है ना? फिर इसी तरह से 12 हो गया, डॉट डॉट, तो हमारा सम संख्याओं का समुच्चय। ई फॉर इवन नंबर, इवन नंबर मीन सम संख्या। इसके बाद में आ गया प्राइम नंबर। पी को मतलब ऋण संख्याएं जो किसी से ना कटे, तो सिर्फ स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, डॉट डॉट, तो ये हमारा क्या हो गया? ये रूट संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? अब आती है बात समुच्चय में। समुच्चय में दो चीजें होती हैं, ठीक है ना? समुच्चय में दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है? समुच्चय में जो कलेक्शन होता है, ठीक है ना, जिससे उसको व्यक्त किया जाता है, वो कैपिटल लेटर से होते हैं। और उसके जो कलेक्शन के जो एलिमेंट होते हैं, जिनको हम अवयव बोलते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया a = लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या कहेंगे? ए हमारा सेट है, ये हमारा क्या है? सेट है। ये समुच्चय है। क्या है ये? ए सेट है, यानी ए जो है ये समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। और ये सब जो सारे 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या है? अवयव है या एलिमेंट है। ठीक है ना? किसके? ए के। कहने का मतलब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना? ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सब क्या है? ये सब अवयव हैं। किसके अवयव हैं? ए के अवयव हैं। ठीक है ना? अवयव का मतलब होता है सदस्य। अवयव का मतलब क्या होता है? सदस्य होता है। सदस्य का मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब वह उसमें है या नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 क्या है? ए में है, तो ये यहाँ ए लिखेंगे, इसको लिखेंगे बिलोंग टू या एप्सिलॉन भी बोलते हैं। 1 बिलोंग टू ए, इसका मतलब एक जो है ए में है। तो आप देख सकते हैं 1 ए में है। इसी तरह से 2 बिलोंग टू ए, मैंने 2 भी ए का अवयव है, 2 भी ए में है। इसी तरह से 3 बिलोंग टू ए, फिर 4 बिलोंग टू ए, फिर 5 बिलोंग टू ए, ठीक है ना? फिर 6 बिलोंग टू ए, फिर 7 बिलोंग टू ए, इसी तरह से 8 बिलोंग टू ए। अब देखो एक ए में है तो ये तो सही है, फिर 2 भी ए का सदस्य है, ये भी सही है, फिर 3 भी ए के ए में है, ए के सदस्य है, तो ये भी सही है, 4 भी है, ये भी सही है, 5 भी ए का सदस्य है, सही है, 6 भी ए का सदस्य है, यानी अवयव है, सही है, 7 भी ए का सदस्य अवयव है, सही है। अब 8 ए का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं ए जो सेट है इसमें 1 2 3 5 6 7 ही है, 8 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। कहने का मतलब 8 ए का सदस्य नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ लिख दिया गया 11, ठीक है ना?
अब आप देखिए 11 इसमें है नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया 20, तो आप देख सकते हैं 20 इसमें है, इस ए में 20 है नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। समझ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेट हो गया, और इसमें जो ये सब है जो कलेक्शन है, एक प्रत्येक एलिमेंट जो है इनको एलिमेंट या अवयव या सदस्य कहते हैं किसका, सेट का। ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आता है समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण दो तरह से किया जाता है। एक होता है रोस्टर विधि। क्या होता है, रोस्टर या सारणी, रोस्टर या सारणी रूप या विधि, जो भी समझिए। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समुच्चय के एलिमेंट को करली ब्रैकेट में, जिसको मझोले मझोले कोष्ठक बोलते हैं, एलिमेंट को मतलब जो करली ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं, और उसके बाद में उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है ना, जब इस प्रकार से निरूपण किया जाता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रोस्टर या सारणी। ठीक है ना, रोस्टर विधि या सारणी विधि। ठीक है ना, क्या है देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, किसी मान लीजिए हमने ले लिया 40, मान लीजिए हमने ले लिया 42। ठीक है ना, 42 के गुणनखंडों का समुच्चय। ठीक है ना, 42 के गुणनखंडों का समुच्चय। ठीक है ना, या 42 के भाजकों का समुच्चय, भाजकों का समुच्चय। ठीक, तो 42 के भाजकों का समुच्चय मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 42 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम छोड़ दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, देखिए एक सिंपल सा लेते हैं जो आप आसानी से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब हमें इसी को निरूपित करना है रोस्टर विधि से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, अब इंग्लिश के वर्णमाला, तो इसको हम ई फॉर इंग्लिश मान लेते हैं। ठीक है ना, स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों का समुच्चय मान लीजिए समुच्चय को हमने ई से डिनोट कर दिया। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अब देखिए हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अवयव को कामा लगा लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं कामा लगा करके। ठीक है ना, कामा लगा देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धविराम मझोले कोष्ठक में रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आ गया वर्ष के उन महीनों का नाम जो जे से शुरू होता है। तो अब जो जे से शुरू होता है, जुलाई हो गया, जनवरी हो गया, ठीक है ना, जून हो गया। तो इस तरह से पहले हम जून लिख दिए, फिर कामा लगा दिए, फिर जुलाई लिख दिए, कामा लगा दिए, फिर जनवरी लिख दिए। इस तरह से बात समझ में आ गई ना। तो ये कहने का मतलब है, जब हम एलिमेंट्स को मझोले कोष्ठक में या कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के अलग अलग रख देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रोस्टर विधि या सारणी विधि। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप या विधि, जो भी समझिए, निर्माण रूप ही दिया है, यही हम लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, अब समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि इसमें हम उसके जो ऑब्जेक्ट है, समुच्चय का जो ऑब्जेक्ट है या कलेक्शन है, उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन करके लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, मान लो ए इक्वल टू कोई सेट है, ए इक्वल टू दिया है 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8, मान लो यही दिया है। अब ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है। क्यों,
क्योंकि यहाँ ये जो समुच्चय है ये मझोले कोष्ठक में कामा लगा के अलग अलग लिखा है। अब इसे हमें समुच्चय निर्माण करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ इसे लगाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे यक्स कोलन यक्स, या इसको ऐसे, इसको कोलन भी पढ़ते हैं या यक्स सच दैट यक्स भी पढ़ते हैं, यक्स सच दैट यक्स। अब देखो ये सब है क्या, इसी को, इसी ऑब्जेक्ट का हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, ठीक है ना। मझोला कोष्ठक लगाएंगे, ए को ऐसे लिखेंगे बराबर मझोला कोष्ठक। अब इसके हम गुणों को देखेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है उसी का यहाँ उल्लेख करेंगे। यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स क्या है, दो के सब क्या है, दो के सब क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल माने गुणक, दो का गुणक, दो के सब गुणक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां हम लिख दिए यक्स कोलन यक्स इज ए, या यक्स कोलन यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स दो के गुणक है, दो के क्या है, गुणक है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म।